हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है यूजीसी नेट जून 2023 शिक्षा शास्त्र। सबसे पहली बात तो हम आपको ये बता दें कि यूजीसी नेट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस जारी किया और उस नोटिस जारी में ये बात बताई है कि आपके जो जून 2023 के जो फॉर्म हैं वो उन्होंने ये बताया है कि मई के फर्स्ट वीक में आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। पेपर आपका पहले से डिसाइड हो गया है, 10 जून से लेकर 23 जून तक होना ही होना, शायद 23 जून तक है, मतलब जून में हो जाएगा। उसी से संबंधित यूजीसी नेट जून 2023 शिक्षा शास्त्र एजुकेशन सब्जेक्ट की सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हमने जो स्टार्ट किया वो हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी से स्टार्ट किया है और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि मैं आपको इसमें से इतना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको तो जरूर ही करा दूंगा, बहुत सारा कुछ करा दूंगा जिससे आपको लगे कि हाँ थोड़ी सी मेहनत कर लेना। आज की वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं, इससे पहले मैंने 3 वीडियो शूट कर दिए। 3 वीडियो में मैंने आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाना स्टार्ट किया है, जिसमें मैं अब तक 5 रिसर्च पढ़ा चुका हूं। फंडामेंटल, अप्लाइड, एक्शन और उसके बाद हिस्टोरिकल और एक्स पोस्ट फैक्टो। इन 5 रिसर्च को 3 वीडियो में क्लियर कर चुका हूं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं प्रजाति वृत्तक शोध या निर्जातीय अनुसंधान, और इनको इंग्लिश में बोला जाता है एथनोमेथोडोलॉजिकल रिसर्च। और इतना ध्यान रखना कि इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक से एक नहीं 1000% ये आपको 2 प्रश्न दे के जाएगा। एथनोमेथोडोलॉजिकल रिसर्च आपके यूजीसी नेट जून 2023 के में फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में से 1000% मैं गारंटी लेता हूं ये वाला अनुसंधान आपको 2 क्वेश्चन दे के जाएगा। आप समझना क्या है, समझे थोड़ा। एथनोमेथोडोलॉजिकल रिसर्च के अगर आपसे जनक पूछे तो दोस्तों आपको बताना हेराल्ड गारफिंकले। और हेराल्ड गारफिंकले जो थे वो येल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। वो प्रोफेसर के पद पर रहते हुए उन्होंने इस रिसर्च की स्थापना की, इस रिसर्च की खोज की। लेकिन मेन बात क्या होती है कि ऐसी का जरूरत पड़ गई जो येल विश्वविद्यालय के हेराल्ड गारफिंकले नामक जो वैज्ञानिक थे, जो शोधकर्ता थे, जो एथनोमेथोडोलॉजिकल को लिख के आए। तो अगर मैं आपको एथनोमेथोडोलॉजिकल रिसर्च को एक शब्द में बताना चाहूं तो सिर्फ आपको दोस्तों ये याद रखना है कि अगर कहीं पर आपको सामाजिक जगत की बात हो रही हो, अगर सामाजिक जगत की, समाज से संबंधित जितने भी पॉइंट उसमें आते हैं उनकी बात हो रही हो तो ये समझ लीजिए एथनोमेथोडोलॉजिकल रिसर्च की बात हो रही है। यानी समाज से संबंधित एक व्यक्ति समाज में किस तरीके से रहता है उसकी पहचान करने के लिए एथनोमेथोडोलॉजिकल रिसर्च, एक व्यक्ति समाज में दूसरे व्यक्तियों से किस तरह का व्यवहार करता है उसकी पहचान करने के लिए एथनोमेथोडोलॉजिकल, एक व्यक्ति जो समाज में रहते हुए रीति रिवाज, कायदे कानून, परंपरा, मूल्यों को एक पॉइंट होता मान रहा है और एक पॉइंट होता नहीं मान रहा है। मान रहा है तो क्यों मान रहा है, नहीं मान रहा है तो क्यों नहीं मान रहा। इन दोनों की खोज करने के लिए, इन दोनों पे रिसर्च करने के लिए, इन दोनों के व्यवहार को जानने के लिए हेराल्ड गारफिंकले नामक प्रोफेसर, शोधकर्ता येल विश्वविद्यालय का किस शोध को लेकर आए, एथनोमेथोडोलॉजिकल रिसर्च, हिंदी में प्रजाति वृत्तक निर्जातीय अनुसंधान के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी बात होगी तो हमें कौन सा शब्द देखना है, सामाजिक जगत, सामाजिक अंतक्रिया, सामाजिक विचार, सांस्कृतिक सिद्धांत। समाज में रहते हुए किसी संस्कृति को अपनाना किस अनुसंधान के अंतर्गत आएगा, एथनोमेथोडोलॉजिकल। मैंने लिखा है इस शोध का संबंध सामाजिक जगत
इस शोध का संबंध सामाजिक जगत और सामाजिक अंतःक्रिया से हुआ। देखो मैं फिर भी बता रहा हूं, मैं जितना भी इस रिसर्च को डिफाइन करूंगा उतना एक ही शब्द का प्रयोग करूंगा, वो है सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक जगत या सामाजिक व्यवहार में पहले ही बता के चल रहा हूं। दूसरा, इस शोध में सांकेतिक अंतःक्रिया और सूक्ष्म मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब बात यहां पर आएगी कि सूक्ष्म मानव व्यवहार, सांकेतिक अंतःक्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है विचारों का आदान प्रदान करना। इसका अगर मैं शाब्दिक अर्थ आपसे बात करूं तो विचारों का आदान प्रदान, और जहां पर विचारों का आदान प्रदान होगा मेरे दोस्त, तो वहां पर विचारों का आदान प्रदान तब होगा जब दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे मेरे दोस्त, तो समाज किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। जब दो लोग होंगे, दो से अधिक होंगे, जो समूह में रहेंगे, तो क्या कहलाएगा? समाज कहलाएगा। और समाज में जब विचारों का आदान प्रदान होगा मेरे दोस्त, तो किस अनुसंधान का प्रयोग करना पड़ेगा? एथनोमेथोडोलॉजिकल रिसर्च, निर्जातीय प्रजाति वृत्त के अनुसंधान का जो प्रयोग किया जाता है वो हमको बताना है मेरे दोस्त कि समाज में रहते हुए एक व्यक्ति किस तरह का व्यवहार दूसरे व्यक्तियों के प्रति प्रकट करता है। उसकी पहचान करने के लिए हेराल्ड गारफिंकल नामक शोधकर्ता निर्जातीय अनुसंधान को लेके आए। ठीक है, अब बात चलते तीसरा, मैंने आपको बताया यह मानव शास्त्र की एक शाखा जिसमें प्रजातियों का इतिहास, अभी इसको थोड़ा समझाएंगे। ये तो आपको वैसे ही नाम से पता चला, प्रजातीय, विभिन्न जातियां जो चली आ रही हैं आदिकाल प्राचीकाल से जो चली आ रही हैं, और उनके विकास का अध्ययन करता है। और किसका अध्ययन करेगा? विकास का। अब हम समझते हैं, देखो अब हम समझेंगे, मान लीजिए यहां पर समझेंगे कि प्राचीन काल में जो लोग जंगलों में रहते थे, जो उनके पास कुछ भी नहीं था, सभ्यता संस्कृति से पहले, हड़प्पा सभ्यता से भी पहले आपने देखा कंदमूलों को खाकर जो करते थे, पहनने के लिए नहीं था। आग का आविष्कार करने से पहले जो रहते थे, आग का आविष्कार करने के बाद जो लोग रह रहे हैं, वर्तमान में जो लोग और आने वाली जनरेशन है वो लोग, क्योंकि कल वाली वीडियो मैंने दुबई का एग्जांपल दिया था। तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो संस्कृति और समाज का विकास होता आ रहा है वो ही तो प्रजातियों का इतिहास है। आज जो हम मानव हैं, क्या कुछ सदियों पहले ऐसे थे? नहीं थे। कुछ सदियों पहले तो हमारे पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, तो क्या हमारा जो व्यवहार है ऐसा था? नहीं था। आज जो आपने इतनी टेक्नोलॉजी जो आ गई है, आपके व्यवहार को टेक्नोलॉजी में जो परिवर्तित कर दिया गया है, इस व्यवहार को स्टेप बाय स्टेप हम विकसित करते हुए, उसकी खोज करते हुए जो सूचनाओं को लेकर आ रहे हैं, वो कौन सा अनुसंधान कहलाएगा? ये वाला। यानी एक समाज ऐसा था, दूसरा समाज ऐसा था, फिर समाज ऐसा, फिर समाज ऐसा, फिर समाज ऐसा, फिर समाज ऐसा। अब आपको मैं एक एग्जांपल कंप्यूटर का देता हूँ। मान लीजिए जो हमारा पहला डिजिटल कंप्यूटर बना था जिसका नाम था ENIAC, उसका जो भार था 25 टन के बराबर, तो वो एक बड़े कमरे में लगा हुआ था। वो समय की बात कर रहे हैं जब सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर बना था। तो आपने आज सोचा था इतने साल बाद कि जो कंप्यूटर हमारे हाथ पर आ जाएगा? जो मोबाइल एक कंप्यूटर ही तो है मेरे दोस्त। तो जो कंप्यूटर जो आ गया हमारे हाथ पे, तो उस जाति में जो लोग रहते थे, उस सदी के जो लोग थे और अब सदी के लोग, उनके सदियों के लोग में सामाजिक जो व्यवहार में परिवर्तन आया है, उसका पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करना है? एथनोमेथोडोलॉजिकल रिसर्च का प्रयोग करना। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी हम निर्जातीय या प्रजाति वृत्त का अनुसंधान की बात करेंगे तो सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रिया की बात करेंगे। सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रिया में एक व्यक्ति रहते हुए अन्य दूसरे व्यक्तियों से किस तरह की बात करेगा, किस तरह से अपने विचारों का आदान प्रदान करेगा, उसकी पहचान करने के लिए किस रिसर्च का प्रयोग किया जाएगा? इसका। और किसने किया? हेराल्ड गारफिंकल ने। हेराल्ड गारफिंकल किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे? तो येल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। आगे देखते हैं। यह शोध यह बताता है कि एक व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रहा है।
मान लीजिए एक व्यक्ति में चिड़चिड़ा व्यवहार है, एक व्यक्ति में शांत स्वभाव है, एक व्यक्ति में बहुमुखी व्यवहार है। अब ये तीनों जो व्यवहार हैं, जब ये व्यक्ति प्रकट करेंगे तो अन्य दूसरे व्यक्ति के प्रति तो प्रकट करेंगे। देखो समझना, एक व्यक्ति है शांत व्यवहार, शांत स्वभाव, एक व्यक्ति क्रोधी स्वभाव और एक व्यक्ति बहुमुखी व्यवहार। एक कौन सा है? बहुमुखी व्यवहार। अब समझना क्या है मेरे दोस्त, देखो व्यवहार का पता तब लगाया जाता है जब वो किसी दूसरे के प्रति अपने व्यवहार को प्रकट करता है। पहली बात, जब दूसरे के प्रति प्रकट करेगा तो दो व्यक्ति हो गए, जब दो व्यक्ति हो गए तो मैंने आपको बताया दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह को क्या बोलते हैं हम? समाज बोलते हैं। जब समाज बोलेंगे तो समाज की बात कौन सी रिसर्च में हो रही है? एथनोमेथोडोलॉजिकल रिसर्च में हो रही है। तो इन्होंने यहां पर यह कहा है कि यह शोध यह बताता है कि एक व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार क्यों करता है और इसमें मानव व्यवहार और सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किया जाता है। यानी एक व्यक्ति, मान लीजिए मैं अपने एक स्टूडेंट से बड़े प्यार से बात करता हूं, एक स्टूडेंट से बड़े क्रोधी स्वभाव से बात करता हूं और एक स्टूडेंट से मैं फ्रेंकली से बात करता हूं। तो इन तीनों स्टेज में मेरा सामाजिक व्यवहार ही तो प्रकट हो क्या रहा है। जिस व्यक्ति से मैं क्रोधी स्वभाव से बात करता हूं, क्रोधी रूप में बात करता हूं, वो तो ये कहेगा सर आपका जो व्यवहार है ना सामाजिक है ना, आप सामाजिक प्राणी नहीं है, आप हर बात बात पर लड़ते झगड़ते रहते हैं। एक कंडीशन होगी जिससे मैं शांत व्यवहार से बात कर रहा हूँ, शांत स्वभाव से बात कर रहा हूँ, वो ये कहेगा नहीं सर आप तो एक सामाजिक प्राणी है, आप जैसा प्राणी तो हमें दुनिया में देखा ही नहीं, आप किसी से कुछ ज्यादा बोलते नहीं, एकदम चुप रहते, ये भी सामाजिक व्यवहार है। तीसरा बहुमुखी जो फ्रेंकली व्यवहार वो ये कहेगा नहीं सर मुझे कभी नहीं लगा कि आप मेरे टीचर, एक दोस्त के रूप में मेरे साथ पढ़ाते रहते मुझे, तो मुझे ऐसा टीचर की जरूरत है। अब तीनों कंडीशन में मेरा व्यवहार कैसा था? सामाजिक जगत का व्यवहार ही तो दोस्तों, यानी इन तीनों कंडीशन में ही तो सामाजिक व्यवहार था मेरा। यानी ये जो रिसर्च है मेरे दोस्त, ये रिसर्च का ही मेन कारण ये है कि आपके व्यवहार का समाज में रहते हुए अध्ययन करना, सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करना निर्जाति या प्रजाति वृत्तक अनुसंधान कहलाता है। निर्जाति या प्रजाति वृत्तक अनुसंधान कहलाता। एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है दोस्तों वो कि मान लीजिए हमें विभिन्न जातियों का अध्ययन करना और विभिन्न जातियों में रह रहे लोगों के विकास का अध्ययन करना है और उनकी संस्कृति, मूल्य और रीति रिवाज सबका अध्ययन करना है, तो किसका प्रयोग करेंगे? एथनोमेथोडोलॉजिकल रिसर्च का प्रयोग करेंगे। अब एथनोमेथोडोलॉजिकल रिसर्च का प्रयोग करने के लिए हमें कुछ स्टेपों से गुजरना होता है, ये स्टेप कौन कौन से होते हैं थोड़े देखो। अब इसके जो चरण हैं यानी कि जो स्टेप हैं वो कौन कौन से वो समझेंगे। तो पहला मैंने दोस्त बताया उद्देश्य। अब सबसे पहले हमने उद्देश्य बना लिया कि हमें कौन सी जाति, कौन सी जनजाति, कौन सी संस्कृति का अध्ययन करना है, समझ लेना कौन सी संस्कृति का अध्ययन करना है। फिर उसके बाद हमने उसकी एक रूपरेखा बनाई कि हम पहले बच्चों से ये पूछेंगे, कुछ व्यक्तियों से ये पूछेंगे, उनके बारे में डाटा कलेक्ट, जो कुछ भी हमने एक फॉर्मेट बना लिया कि मान लीजिए पहले हमने उद्देश्य बनाया कि हमें आदिवासी जनजाति की शिक्षा के प्रति जानना है कि आदिवासी जनजाति जो लोग रहते हैं, आदिवासी जनजाति के जो लोग हैं उन लोग शिक्षा के प्रति किस तरह का व्यवहार प्रकट करते हैं, क्या वो आदिवासी जनजाति की जो समाज है उनको शिक्षा के बारे में कुछ जानकारी है या नहीं है। तो हमने उद्देश्य बना लिया। उद्देश्य बनाने के बाद हमें एक फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट बनाने के लिए हमने सोचा कि हम बात करेंगे 40 से 50 लोगों के बीच में, उनसे ये पूछेंगे कि आपसे पहले कोई विद्यालय स्कूल गया या नहीं गया। फिर हम 20 से 30 साल के बच्चों को पूछेंगे जो नहीं पढ़ पाए, उनसे पूछेंगे आप क्यों नहीं पढ़ पाए, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं आप उनको क्यों नहीं पढ़ाना चाह रहे। यानी हमें कौन कौन से प्रश्न पूछने हैं, उनसे कौन कौन सी सूचनाएं जाननी है, ये सब हमने पहले से ही एक फॉर्मेट बना लिया। फॉर्मेट होता है एक रूपरेखा का निर्माण करना, एक प्लान का निर्माण करना कि हमें करना क्या क्या। अब रूपरेखा के आधार पर हमने वहां पर जाकर आदिवासी जनजाति में जाकर डाटा कलेक्ट किया कि हमने 40 से 50 वर्ष के लोगों से बात की, 20 से 30 साल के बच्चों से लोगों से बात की, 10 से 15 वर्ष के लोगों से बात की और कुछ महिलाओं से बात की कि आपको ये पढ़ने के लिए भेजते हैं या नहीं भेजते, या भेजते हैं तो अगर आपके घर में चार बच्चे हैं, 4 में से 4 को भेज रहे हैं या फिर 1 को भेज रहे हैं। ये डाटा कलेक्ट करने के बाद हमने फिर उस डाटा का एनालिसिस किया कि जो डाटा हमें मिला है क्या वो प्राचीन काल से अब तक सेम ही है या प्राचीन काल में ज्यादा दुर्दशा खराब थी वर्तमान की अपेक्षा, या फिर प्राचीन काल में दुर्दशा अच्छी थी
वर्तमान की अपेक्षा। यानी हमें करना क्या है, हमें प्राचीन का समाज भी देखना है और वर्तमान के समाज को भी देखना। समाज कोई सा भी हो, बात समाज की होगी, बात समाज में रहने वाले लोगों की होगी, बात समाज में जो व्यक्ति रह रहा है उसके आदर्श की, उसके मूल्य की, उसके सिद्धांतों की, उसके रीति रिवाज की, उसकी परंपराओं की, इन सब की होनी है कि आप किस तरीके से आप इनको फॉलो करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सामाजिक ही नहीं होते, वो सिर्फ अकेले में शांत स्वभाव से रहना पाते हैं। तो इसको भी तो जानना है कि भैया तू शांत स्वभाव का क्यों है, तू अंतर्मुखी क्यों है। इसका भी कारण जानने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, एथनो मेथोडोलॉजिकल रिसर्च का। डाटा कलेक्ट करने के बाद डाटा एनालिसिस कर लिया, फिर उसके बाद कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन निकालने के बाद फिर हम सामान्यीकरण करेंगे कि प्राचीन काल और वर्तमान में कि जब दो समाज थे उन दोनों समाज में क्या क्या हो रहा है। अब इसको मैं एक और अपनी भाषा में समझाता हूँ आपको, बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना। देखो बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा और 1 मिनट में मैं पूरी कोशिश होगी, मुझे उम्मीद भी है आपको समझ में आएगा। देखो एक होता है समाज मेरे दोस्त, हम 2 तरीके का समाज पढ़ते हैं, एक मृत समाज और एक जीवित समाज। मृत समाज दोस्त वो नहीं होता जिसमें मरे हुए लोग पाए जाते हैं। मृत समाज वो समाज होता है जो प्राचीन परंपरा और रूढ़बद्ध धारणाओं से ग्रसित होता है। यानी जो प्राचीन परंपराओं से मानता जो चला आ रहा है वो हमारा कौन सा समाज होता है, वो प्राचीन समाज होता है। जीवित समाज क्या होता है कि मान लीजिए आप प्राचीन परंपराओं से मानते हुए आ रहे हैं, लेकिन अभी आपको पता चल गया कि ये परंपरा तो है जो गलत थी, ये परंपरा तो बिल्कुल गलत लग रही है हमें, इसको हम क्यों माने। यानी परिस्थिति के अनुसार, कंडीशन के अनुसार आप अपने समाज में जो परिवर्तन कर लेते हैं वो कौन सा समाज कहलाता है, वो हमारा जीवित समाज कहलाता है। इसको हम एक और नाम से जान सकते हैं, परिवर्तनशील या प्रगतिशील समाज। या तो परिवर्तनशील या प्रगतिशील समाज के नाम से जाना जाता है। और ये जो हमारा समाज होता है ये प्राचीन परंपराओं से धारण होता है, प्राचीन परंपराओं। जो रूढ़बद्ध धाराएं होती हैं, रूढ़बद्ध धारा क्या होती है, जैसे मान लीजिए हमारी धारा ये बनी हुई है कि लड़कियां घर के अंदर बाहर नहीं जा सकती, उनके लिए सिर्फ घर के अंदर ही काम करना है, तो ये तो मेरा समाज हुआ ना। एक और शब्द आपने सुना होगा, मैं जिसको मानता हूं, जिसको देखता हूं, मान लीजिए प्राचीन परंपराओं से जो ग्रसित चली आ रही है कि लड़कियों को हमेशा आर्ट साइड दिलवाइए, लड़कियों को हमेशा सरल सिखाइए, सिलाई बुनाई कतई। क्या लड़कियां मैथ नहीं पढ़ सकती, क्या लड़कियां डिफेंस नहीं जा सकती। यानी जो प्राचीन परंपराओं रूढ़बद्ध धाराओं पर ग्रसित था और वर्तमान में ऐसा समाज नहीं है। अब इन दोनों समाजों में कंपैरिजन करने के लिए कि किसका मानसिक डेवलपमेंट ज़्यादा है, कौन सा समाज के प्रति ज़्यादा जागरूक है, कौन सा समाज के प्रति ज़्यादा जागरूक नहीं है, इन दोनों का अध्ययन करने के लिए एथनो मेथोडोलॉजिकल रिसर्च का प्रयोग किया जाता है। अब बात यहाँ पर आती है कि मान लीजिए बहुत से लोग तो बाबाओं को मानते हैं, जैसे आसाराम बापू हुआ, राम रहीम हुआ, वो लोग वो जेल में होते हुए भी, हमको पता है कि आसाराम बापू बलात्कार के जुर्म में जेल में हैं, उसके बावजूद भी हम उसकी पूजा करते हैं। तो हम किस समाज में आ रहे हैं, मृत समाज में। अब कुछ लोग पहले पूजा करते थे, लेकिन जैसे पता चला कि वो ढोंग करते हैं, आपने छोड़ दिया, अपने बच्चों को शिक्षा दिलाना स्टार्ट किया। कौन सा समाज आ गया, जीवित समाज। अब इन दोनों समाज में जो लोग रह रहे हैं, उन दोनों समाज के लोगों का व्यवहार, सामाजिक मूल्य, परंपराएं, रीति रिवाज, कायदे कानून अलग अलग होंगे। अब इनका अध्ययन करने के लिए, इन दोनों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किसका प्रयोग किया जा रहा है, एथनो मेथोडोलॉजिकल रिसर्च का प्रयोग किया जा रहा है। क्लियर है। एक लाइन में, जहाँ पर सामाजिक जगत की बात हो, जहाँ पर सांस्कृतिक जगत की बात हो, जहाँ पर सामाजिक विचार की बात हो, जहाँ पर सांस्कृतिक अंतःक्रिया की बात हो, इन दोनों की बात होगी तो किस रिसर्च का प्रयोग करेंगे दोस्त मेरे, तो आपको बताना है एथनो मेथोडोलॉजिकल रिसर्च का प्रयोग करेंगे। अब बात है गुणात्मक यानी फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च। ये कभी कभी आता है और इसका एक ही पॉइंट होगा, बिल्कुल एक बार में समझ में आ जाएगा। अगर आपसे ये पूछे फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च के जनक कौन है, तो आपको पता है एडमंड हर्सल। एडमंड हर्सल की एक पुस्तक है आइडियाज इंट्रोडक्शन प्योर टू फिनोमिनोलॉजिकल, यानी आइडियाज इंट्रोडक्शन टू प्योर फिनोमिनोलॉजिकल। इसको हिंदी में हम बोलते हैं गुणात्मक शोध। अब बात यहाँ पर एक समझनी है मेरे दोस्त, देखो आपको समझना ये है कि जहाँ पर ये दोनों शब्द हैं, मानव और दर्शन,
यानी मानव शास्त्र के गुण, यानी जहां पर एक दार्शनिक की खोज की जा रही हो, यानी एक मानव के दर्शन की खोज की जा रही हो, यानी आपको जब भी फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च की बात होगी मेरे दोस्त, तो आपको यह वाली याद रखनी है कि जहां पर दर्शन शब्द आएगा, यानी जहां पर दर्शन की बात होगी, तो यह समझ लीजिए फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च। और वो इसको ऐसे हिंदी में भी दे सकता है, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? गुणात्मक शोध। जहां पर सामाजिक जगत की बात होगी वो प्रजातिवृत्तक और निर्जातीय अनुसंधान होगा, और जहां पर दर्शन की बात होगी वहां पर फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च होगा। दर्शन के आधार पर मानव शास्त्र गुणों का अध्ययन करना। अब थोड़ा दर्शन की बात करते कि दर्शन होता क्या है दोस्त। देखो, दर्शन जो होता है इसको दो वे में बताता हूं मैं, एक पाश्चात्य संदर्भ में, एक भारतीय संदर्भ में। हम पाश्चात्य संदर्भ की बात करें दोस्तों तो इसको फिलॉसफी बोल जाता है। फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ होता है, ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, फिलोस देन सोफिया, यानी ज्ञान के प्रति अनुराग या ज्ञान के प्रति प्रेम। लेकिन भारतीय संदर्भ में अगर देखा जाए तो दर्शन शब्द है दृश्य धातु से बना, जिसका अर्थ है देखना। यानी आपका अगर मेरे प्रति जो देखने का नजरिया है वो क्या हमारा दर्शन कहलाता है। मान लीजिए देखो, एक ये वस्तु है, ये एक वस्तु, और ये वस्तु के मान लीजिए ये सेब है। अब ये सेब में इतना दाग लगा हुआ, खराब दाग है, ये थोड़ा पॉइंट है, इसमें थोड़ा एक दाग लगा हुआ है। तो और ये जो सेब है मान लीजिए 1% खराब है और 99% सही है, और 1% कैसा है? खराब है। देखो, अब देखने का नजरिया देखना, दर्शन क्या होता है। बहुत से लोगों को तो वो खराब 1% ही दिखाई देगा कि देखो तुम्हारा सेब इतना खराब है, लेकिन बहुत से लोगों को वो 99% सही दिखाई देगा कि कोई नहीं, थोड़ा सा तो खराब है, बाकी तो सारा सही है। अब दोनों का जो देखने का नजरिया है वो अलग ही तो है। यानी बहुत से लोगों को यह दिखाई दे रहा है कि देखो आपका सेब ये इतना खराब है, जबकि उनको 1% सेब खराब दिखाई दे रहा है, जबकि 99% जो सेब सही है वो दिखाई नहीं दे रहा। बहुत से लोगों को 99% सेब सही दिखाई दे रहा है कि कोई नहीं, नेक दाग है, बाकी तो सारा ठीक है। अब एक सेब के प्रति दो लोगों का देखने का जो नजरिया है वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा दर्शन कहलाता है। दर्शन को भी पढ़ाएंगे, एक पॉइंट पढ़ाएंगे। दर्शन की बात करें कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, भारतीय और पाश्चात्य। भारतीय में 2 आते हैं, आस्तिक और नास्तिक, सांख्य, योग, न्याय, वेदांत, वैशेषिक, मीमांसा, बौद्ध, जैन, चार्वाक। पाश्चात्य में आते हैं आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद, और बहुत सारे भी हैं, तो डिटेल में पढ़ेंगे। दर्शन समझ में आ गया? यानी हमारा किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी घटना के प्रति जो देखने का नजरिया होता है वो हमारा क्या कहलाता है? दर्शन शास्त्र कहलाता है। मान लीजिए मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो कुछ लोगों को मेरा प्रति देखने का नजरिया कुछ और हो सकता है, कुछ लोगों को कुछ और हो सकता है, कुछ लोगों को कुछ और हो सकता है। यानी आप जब किसी के बारे में अपनी राय प्रकट करते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं, तो वो किसके आधार पर प्रकट करते हैं? दर्शन के आधार पर। दोनों अनुसंधान आपके क्लियर है? एथनोमेथोडोलॉजिकल मैंने आपको बता दिया जहाँ पर सामाजिक जगत की बात हो, फिनोमेनोलॉजिकल जब मैंने आपको बता दिया जहाँ पर मानव और दर्शन की बात हो। देखो, दोनों दर्शनों को एक एक शब्द में आप समझ सकते हैं। जहाँ पर सामाजिक जगत के व्यवहार की बात हो और सामाजिक जगत में जितनी भी प्रजातियाँ आती हैं उनके व्यवहार की बात हो, एथनोमेथोडोलॉजिकल रिसर्च होता है। और जहाँ पर इस दर्शन की बात हो, जहाँ पर इस दर्शन से संबंधित की बात हो, वो हमारा फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च कहलाता है। इसके जनक मैंने एडमंड हर्सल बता दिए। इसकी पुस्तक भी पूछ सकता है, आइडिया इंट्रोडक्शन टू प्योर फिनोमेनोलॉजिकल। इसके जनक पूछे हेराल्ड गारफिंकले हैं, कहाँ के हैं? येल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। एक बार थोड़ा मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया, लेकिन मैंने आपको एक वाली बात ये बताई है कि एथनोमेथोडोलॉजिकल रिसर्च जो दोस्त होता है वो पेपर में दोनों में आएगा ही आएगा 100%। ये आपको गारंटी से रखनी है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें, थोड़ा कमेंट भी कर दिया करो। चाहे एक लोग देखे मेरी वीडियो को, पर एक लोग, जो लोग देख रहा है वो लोग ही कमेंट कर दें। सही आए तो सही कमेंट करे, गलत है तो गलत कमेंट करे। गलत करोगे तो मुझे और सीखने का मौका मिलेगा, मैं अपनी टीचिंग स्किल्स में और सुधार करूंगा। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं थोड़ा बहुत सही पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा लिख दीजिए कि हाँ सर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेट मिलता है। वीडियो पूरी बनी रहेंगे, परेशान होती है। जून तक चलेंगे, चाहे 1 लोग देखे चाहे 1000 लोग देखे, वीडियो पूरी बनाएंगे, एक गारंटी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, बेल आइकन वाले को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल की स्क्रीन पर पहुंचे और आप उसको नोट डाउन कर सकें। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, आप ले लीजिए।